सब मेरे को, पूरा क्लास बर्बाद हो जाएगा जीएसटी का, हम बोल देते हैं, फिर रशिया जाना पड़ेगा सबको, समझ रहे हैं ना। ए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, यस सर। बताओ हो गया ना। अच्छा ठीक है सर, फिर चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। और डिस्कशन है जीएसटी का, और बात करेंगे सर आईटीसी का। सर आईटीसी मतलब सर इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेरी वेरी हॉट डिस्कशन, वेरी वेरी हॉट डिस्कशन। हॉट डिस्कशन क्यों सर, जीएसटी का जन्म ही हुआ है ऐसा आईटीसी के लिए, ऐसा मानो कि ऐसे नॉट जस्ट जीएसटी, ये जो इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है ना, इस इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का सबसे हॉट पॉइंट है आईटीसी। जब वैट हुआ करता था तब भी आईटीसी था, ठीक है, मतलब बिफोर जीएसटी जो एरा था 2017 से पहले, तब भी आईटीसी होता था, तब वैट का आईटीसी होता था। आज जीएसटी है तो जीएसटी का आईटीसी है। इन सिंपल जीएसटी आईटीसी का मतलब होता है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। व्हाट इज दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह बहुत कुछ करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछते हैं सर, कैलकुलेशन पूछते हैं। ये जो लोग जीएसटी कंसल्टिंग करते हैं ना, जीएसटी कंसल्टिंग जो लोग करते हैं जैसे कि सीए सीए सीएमए लॉयर्स, इनका जो जीएसटी मतलब जो जीएसटी में ये लोग काम करते हैं, इसमें सबसे अच्छा एरिया जो है सर, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये आईटीसी कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि आईटीसी कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है कि कितना टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना क्रेडिट टैक्स पेयर्स के पास बचा रहेगा, यही सब खेल है सर। गवर्नमेंट के घर में कितना जमा करे, जो टैक्स पेयर्स हैं मतलब जो जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं, उनके उनके हाथ में क्रेडिट में कितना रहेगा, क्रेडिट में नहीं रहेगा तो फिर क्या एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, रिफंड क्लेम करेगा कि सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा या सरकार से लेगा, ऐसा वैरायटी सा मुद्दा है इस आईटीसी के अंदर। तो पहले तो आज आज का क्लास तो मैं पूरा आपको आईटीसी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, और फिर मैं आपको धीरे धीरे आईटीसी के अंदर क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल केस केस स्टडीज ये सब में लेके जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा आईटीसी में, अगर आईटीसी समझ गया तो सोचो कि जीएसटी समझ गया, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। अगर आपको आईटीसी समझ में आ जाता है तो जीएसटी ऐसे इजी है। जो लोग इससे पहले मानो कि सप्लाई कर चुका है, चार्ज अंडर जीएसटी कर चुके हैं जो लोग, ठीक है, किसी किसी का बाकी है ये सब टॉपिक थोड़ा, सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज अंडर जीएसटी, वैल्यू एंड वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, ठीक है, जैसे कि लास्ट टॉपिक जो था वो टाइम प्लेस एंड वैल्यू पे था, बहुत वाइटल चर्चा था सर, टाइम प्लेस एंड वैल्यू। और ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए कहाँ सर, आईटीसी कैलकुलेशन में, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलो देरी नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आईटीसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिजनेसमैन हो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, मतलब पढ़ाई के साथ साथ कोई एंटरप्रेन्योरशिप है आपका तो भी बहुत वाइटल है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, सीए सीए सीएमए एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, या कोई कॉमर्स का कोई भी पढ़ाई, एमबीए पढ़ाई कुछ भी कर रहे हो, सबके लिए वाइटल है, ठीक है। जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डे टू डे लाइफ का पेपर है सर, तो इसका इंपॉर्टेंस सबको लेना चाहिए ना। ओके, तो चले सर बात को आगे बढ़ाते हैं और इनपुट क्रेडिट अंडर जीएसटी को समझते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताओगे, स्क्रीन शेयर है या नहीं? है सर। हाँ सर। कैसा? ओके, गुड इवनिंग प्रिया। प्रिया गुड इवनिंग प्रिया, आवाज आ रहा है क्या? ओके ठीक है चलो सर। तो सर क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, पहले आज थोड़ा इंट्रो समझते हैं, फिर धीरे धीरे डिटेल्स पॉइंट में जाएंगे जहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट जो अपडेटेड जो मटेरियल है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, और आपको अलग अलग जो भी पॉइंट है इसके अंदर डिटेल्स में बात करूँगा। लेकिन डिटेल्स में तभी समझ में आएगा सर, ठीक है, लेटेस्ट अमेंडमेंट सब कुछ पढ़ना है, इस पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है, जरूरी है सर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी जानेंगे सेक्शन वाइज, ठीक है। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आईटीसी लेने का कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सर ब्लॉक्ड क्रेडिट, ठीक है, ये सब बात करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, ये आईटीसी जो है इसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, ऐसे वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पर समझना होगा। लेकिन ये सब तो समझ लेंगे सर, ये सब समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले समझना होगा व्हाट इज इनपुट क्रेडिट एंड हाउ टू क्लेम इट, ठीक है। ये नोट्स में शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ आज, ठीक है, फिर आप लोग घर में बैठे बैठे आराम से और थोड़ा देखिएगा और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है, ये अपडेट तो सर लेटेस्ट जो बजट निकला है ना हम लोग का,
निर्मला सीतारमन जी जो लेटेस्ट बजट स्पीच दिया है उसमें जीएसटी इनपुट क्रेडिट को लेके कुछ अपडेट आया है, स्पेशली फॉर्म वगैरह आईटीसी क्लेम को लेके कुछ अपडेट आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपडेट में आईटीसी का कॉन्सेप्ट में कुछ बदलाव नहीं आया, वो सब जैसा है वैसा ही है, ठीक है। एज पर लॉ, एज पर जीएसटी लॉ, आईटीसी के कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट है। आप लोगों के साथ बाद में बात करूंगा, या फिर आप लोग बाद में जब जीएसटी इनपुट क्रेडिट समझ जाओगे ना, फिर ये सब अपडेट पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या क्या सेक्शंस में चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब आपको समझ में तभी आएगा जब आपको आईटीसी का पूरा भनक हो, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। जो लोग प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जीएसटी को लेके काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा यही जरूरी होता है। मैं आपको बस इतना बताऊंगा, ठीक है। जीएसटी कंसल्टेंट, जीएसटी टैक्स पेयर्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, सबके लिए बहुत जरूरी एक चैप्टर है इनपुट क्रेडिट। बाकी सब अगर वो थोड़ा सा भूल भी जाता है ना, तो शायद एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। अगर आपको सप्लाई का नॉलेज नहीं है, वैल्यू का नॉलेज नहीं है, टाइम का नॉलेज नहीं है, सप्लाई का प्लेस का नॉलेज नहीं है, ठीक है, चार्ज का नॉलेज नहीं है, तो एग्जामेशन का नॉलेज नहीं है, तो फिर शायद आपको ये हो सकता है कि आप एक्सपर्ट ना बन पाओ। बट कम से कम रेगुलर बेसिस में जीएसटी का काम करने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम आईटीसी तो समझ लो, ठीक है। तो व्हाट इज इनपुट क्रेडिट और हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू क्लेम इट। इनपुट क्रेडिट मीन्स, अच्छा सबसे बड़ी बात, इनपुट क्रेडिट किसके किसके लिए, जैसे मानो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बोलना थोड़ा भूल गया, अगर आप स्टूडेंट हो आपके लिए तो जरूरी है ही, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, एकदम एकदम स्क्रैच से समझना है। अगर आप बिजनेस करते हो, आपने इनपुट क्रेडिट के बारे में सुना है, ठीक है, जो लोग बिजनेसमैन भी है, ठीक है, उनको बहुत जरूरी होता है। इफ यू आर अ बिजनेस, यू मे हैव ऑलरेडी हर्ड वैट इनपुट क्रेडिट, जो वैट देते थे पहले, ठीक है, बहुत दिन हो गया वैट का कॉन्सेप्ट चला गया, लेकिन क्या है ना, वैट का कॉन्सेप्ट अभी भी चलेगा जब तक मोटा मोटी जीएसटी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो जाता। एंड यू विल सून नो हाउ वैट क्रेडिट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम जीएसटी। वैट क्रेडिट से जीएसटी क्रेडिट थोड़ा सा डिफरेंट है सर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज सबसे मेन बात है सेटलमेंट प्रोसेस जो है ना, सेटलमेंट प्रोसेस में बहुत चेंजेस आ गया, स्पेशली टेक्नोलॉजी। वैट के टाइम पे डिपार्टमेंट बहुत सारा था, वैट के साथ अलग अलग जो जैसे सीएस, जैसे मान लो सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये सब ना बहुत ज्यादा कनेक्शन कर नहीं पाता था, लेकिन सभी कोई टैक्स है, सब कुछ सेल टैक्स है। लेकिन वैट के साथ सीएसटी, सर्विस टैक्स, इनको फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, एक्साइज ड्यूटी, ये सब सेटल कर नहीं करता था। लेकिन जीएसटी में क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स, है ना। जीएसटी में क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स। बाकी सब टैक्स सिस्टम क्या हो गया, सब सम हो गया, किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी कॉन्सेप्ट इज बहुत ज्यादा अपडेटेड है और बहुत वाइटल है। इसलिए जिनको वैट का नॉलेज कभी रहा है, जैसे कोई कोई हो सकता है बीकॉम लेवल में वैट पढ़ा था, ठीक है, या फिर कभी वैट की बिजनेसमैन है तो फिर कभी वैट में भी काम किया था, तो उनको समझना चाहिए वैट क्रेडिट और जीएसटी क्रेडिट में बहुत अंतर आ गया सर, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है ना। व्हाट इज इनपुट क्रेडिट, सबसे बड़ा सवाल। इनपुट क्रेडिट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट। सर आउटपुट मतलब बेसिकली सेल्स, ठीक है। जब आप सेल टैक्स पे करते हो, नॉर्मली क्या है ना, आप सेल करोगे तो टैक्स कलेक्ट करोगे, ठीक है। इनपुट क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट, सेल करने के टाइम पे आपने जो टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट। इनपुट मतलब बेसिकली परचेस, इनपुट मतलब परचेस। तो आपने सेल करने के टाइम पे जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हो बेसिकली, और इनपुट मतलब जब आपने परचेज किया था तब आपने कुछ टैक्स दे के ही प्रोडक्ट खरीदा था। अभी समझ जाओगे, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज यू आर ए मैन्युफैक्चरर, टैक्स पेबल ऑन आउटपुट दैट इज फाइनल प्रोडक्ट इज 450। से फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइनल प्रोडक्ट सेल किया, उसका टैक्स जो है वो 450 है, और 450 जो आपका आउटपुट है, टैक्स पेड, ये टैक्स का बात कर रहा है, ठीक है, टैक्स पेबल ऑन आउटपुट इज 450 एंड टैक्स पेड ऑन इनपुट मतलब जब आपने परचेज किया था तब आपने 300 का जीएसटी दिया था। नाउ यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट कितना, 300। मतलब ये जो परचेस के टाइम पे जो टैक्स पेमेंट किया जाता है ना, इनपुट के टाइम पे, व्हाई दिस इज कॉल्ड इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट क्यों कहा जाता है, बिकॉज आप परचेस के टाइम पे जो टैक्स पेमेंट करते हो, आप परचेस के टाइम पे जो टैक्स पेमेंट करते हो, बेसिकली वही परचेस टैक्स या इनपुट क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो। सिंपल समझो, अगर आपने सेल, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नवनीत बाबू, गुड इवनिंग। আমি জাস্ট স্টার্ট করেছি জিএসটি ইনপুট ক্রেডিট পড়াচ্ছি, আইটিসি, ঠিক আছে।
তো শুনুন, জিএসটি শুনতে পেলাম না, কি বলছেন? জিএসটি তে আইটিসি স্টার্ট করেছি, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট, ঠিক আছে, ঠিক এই স্টার্ট করো। तो व्हाट इज इनपुट क्रेडिट? इनपुट से फॉर एग्जांपल 450, सॉरी आउटपुट टैक्स 450, मतलब आपने जब सेल किया तो उसका टैक्स रहा आपका 450 का। अब गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि 450 जो सेल के लिए टैक्स आपका हुआ है, टैक्स अमाउंट, ठीक है, वॉट एवर अमाउंट आपका सेल का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका टैक्स जो है वो 450 है ना। गवर्नमेंट आपको बोल रहे हैं कि भाई 450 पे करो, तब आप बोलते हो नहीं नहीं हम आपको 450 पे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास परचेस क्रेडिट है, मतलब इनपुट क्रेडिट है। परचेस मतलब इनपुट, इनपुट क्रेडिट इज 300, तो 450 से आप 300 माइनस कर दोगे और आप गवर्नमेंट को सिर्फ 150 ही टैक्स पे करोगे। यू जस्ट नीड टू डिपोजिट 150 इन टैक्सेस। इसको थोड़ा और समझते हैं सर, ये तो बस कुछ लिखा हुआ बात है। अब देखो आप कि एग्जैक्ट सिचुएशन कैसा होता है। आप कौन हो सर? आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप एक मैन्युफैक्चरर। अब इसको थोड़ा सा ना इमेज, मतलब थोड़ा सा इमेज के थ्रू से देखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इमेज दिख रहा है। प्लीज टेल मी सर, इमेज शो हुआ आपको? यस सर। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन देखो, थोड़ा ध्यान से प्रेजेंटेशन देखो, आपको पूरा खेल और क्लियर हो जाएगा। आप एक मैन्युफैक्चरर हो, क्या चीज मैन्युफैक्चर करोगे? कपड़ा वगैरह कुछ भी कर लो सर, हाँ, एपरल, ठीक है, क्लोथ मैन्युफैक्चरर बन जाओ, कोई बात नहीं। मानो कि आप क्लोथ मैन्युफैक्चरर हो, तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट परचेस करते हो रॉ मटेरियल के हिसाब से, और फिर उसको सेल करते हो बना के ना। मानो कि आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया जो ए प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनिएगा सर, इनपुट मीन्स परचेस, हाँ, ये बात आप सिनोनिम है, समझ जाओ सर। जीएसटी में परचेस मतलब इनपुट और सेल मतलब आउटपुट, ठीक है। ये बात आपको अभी मतलब क्या है ना, कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो टैक्स पेड ऑन परचेस ऑफ ए प्रोडक्ट जब आपने परचेस किया तब आपने 100 का टैक्स दिया। आप क्लोथ मैन्युफैक्चरर हो, आपको अलग अलग प्रोडक्ट का जरूरत पड़ सकता है, तो से फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट लिया जिसका नाम है ए प्रोडक्ट, कुछ भी रॉ मटेरियल, कलर हो सकता है, कॉटन हो सकता है, किसी भी तरह का रॉ मटेरियल हो सकता है। आपने एक बी प्रोडक्ट परचेस किया, ठीक है, जिसका टैक्स है 120 का, चलो भाई वो भी पे कर दिए, ये सब क्या है, पे किए। आपने एक सी प्रोडक्ट भी परचेस किया जिसके लिए आपने 80 रुपीज का टैक्स पे किया, और जब आपने सारा प्रोडक्ट को मिला के सेल कर रहे हो, ठीक है, ये सभी प्रोडक्ट बना के आप सेल कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग करके, जब आप सेल कर रहे हो तो आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है 450 का, ठीक है, आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है 450 का। नाउ टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, अब सवाल यही है कि ये जो 450 का टैक्स नॉर्मली क्या सेंस लग रहा है कि 450 का आउटपुट टैक्स है या सेल टैक्स है। एक्चुअली पहले जीएसटी वैट को क्या कहा जाता था, सेल टैक्स कहा जाता था, ठीक है। अभी आजकल क्या है ना, एक्चुअली ये है तो सेल टैक्स ही, ठीक है, भाई बेचोगे तो सरकार के घर में टैक्स दो, सिंपल बात है। अब नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले नाम था वैट, ठीक है, सर्विस टैक्स अलग अलग नाम से जाना जाता था, आजकल एक नाम हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अगर इन सिंपल लेमैन की तरह समझो तो इसका सिंपल मतलब होता है सेल टैक्स। आज भी जो लोग मार्केट में जैसे ट्रांसपोर्टिंग लेवल में काम वगैरह करते हैं, जैसे मेरे घर में मैं थोड़ा देखता हूँ बचपन से ट्रांसपोर्ट का काम है, तो कई बार ऐसे होते हैं सर, गाड़ी पकड़ लेता है, ठीक है, रास्ते में पुलिस जो होता है ना वो पकड़ लेता है। नॉर्मली वो कैसा पुलिस होता है, वो एक्चुअली सर्विस सेल टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, सेल टैक्स ऑफिसर्स, वो गाड़ी पकड़ लेता है। क्यों? आपके ट्रक में जो सामान जाता है ना, ट्रक जो ट्रांसपोर्टिंग करके प्रोडक्ट लेके जाते हैं, जैसे कलकत्ता में बड़ा बाजार एरिया से या फिर किसी भी फैक्ट्री से प्रोडक्ट लोड होके, गुड्स लोड होके अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस ट्रांसपोर्टिंग होता है। तो ट्रक के अंदर जो सामान है, क्या उसका टैक्स पेमेंट किया हुआ है? ये सेल टैक्स ऑफिसर देखता है, सिंपल बात है, चेकिंग करता है। कैसे पता चलता है सर? उसके लिए इनवॉइस होता है, चालान होता है, आपकी गाड़ी में कितना सामान है और क्या आपके पास हर सामान का जीएसटी बिल है, सिंपल बात। हर सामान का जो जिसका जीएसटी चार्ज होगा, अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स है आपका, तो सिंपल वो जीएसटी ऑफिसर को पता होता है ना, जीएसटी ऑफिसर को पता होता है कि भाई कौन सा गुड्स एग्जेम्प्टेड है और कौन सा गुड्स टैक्सेबल है। तो अगर टैक्सेबल है तो क्या आपके पास उसका चालान है, और चालान के साथ क्या आपके ट्रक में जो सामान है वो मैच कर रहा है। तो सेल टैक्स ऑफिसर गाड़ी पकड़ के ट्रांसपोर्टर को खड़ा कर देते हैं, और अगर उसको डाउट होता है ना, तो वो गाड़ी को खाली करते हैं, ठीक है, गाड़ी को खाली करता है, लेबर वो बुलाते हैं, और अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है, ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो फिर आपको फाइन भी देना पड़ता है, डिटेंशन मतलब जो डिटेन करके रख देता है फिर फाइन चार्ज करता है, बहुत झमेला होता है, ठीक है।
मतलब बिना जीएसटी का बिजनेस करना या बिना वैट का बिजनेस करना मुश्किल है। अब क्या होता है ना, इसी चक्कर में क्या चालू हो जाता है, वो पुलिस को पैसा खिलाना, ब्राइब देना, ठीक है, बहुत बड़ा भयंकर खेल है सर। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में या फिर बिजनेस सिस्टम में एक बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हर कोई टैक्स दे के बिजनेस करे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी टैक्स चोरी करना चाहता है, मुश्किल तभी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये सब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले आईटीसी को समझ लो ना सर, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना आईटीसी स्कैम भी बताऊंगा। एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, किसमें, इनपुट क्रेडिट में, ठीक है। ये एक्चुअली पहले भी होता था, आजकल ये बहुत चर्चा में है, तो कैसे घोटाला हो जाता है सब समझाऊंगा। तो सिंपल बात है, जब जब बंदा ने सेल किया, जब ये मैन्युफैक्चरर ने सेल किया, तो इसका 450 का सेल हुआ, मतलब सेल टैक्स हुआ, आउटपुट टैक्स हुआ, सिंपल बात। अब गवर्नमेंट बोल रहा है भाई जमा करो 450, तब ये बोलता है रुको भाई, मेरा आईटीसी है, प्रोडक्ट ए का 100, प्रोडक्ट बी का 120, प्रोडक्ट सी का 80, ये देखो सर, माइनस करेगा तो ये 100, 120, 80 कितना हो जाता है, 220 और 80 कितना हो गया, 300। तो 450 से 300 माइनस कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो इनपुट पे किया है, ये क्रेडिट में है उसका। सिंपल बात है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है तो क्या बोलते हो आप, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है तो क्या बोलते हो, क्रेडिट है मेरा, ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। तो ये उसका बैलेंस है, बैलेंस टैक्स है, एडजस्ट कर सकता है, ये एडजस्ट कर सकता है। तो 450 में से 300 माइनस हो जाएगा, जो इसका आईटीसी है, 300 उसका आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिंपल है। अब 450 से 300 माइनस करके गवर्नमेंट के घर में ये बंदा कितना जमा करेगा सर, 150, 150 टू गवर्नमेंट। ये है आईटीसी का सुविधा। लेकिन ये सुविधा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सुविधा तभी आपको मिलेगा जब आप रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो गए, और आप जिनके साथ धंधा करते हो या बिजनेस करते हो वो भी रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तभी जाके ये सब एडजस्टमेंट में सबसे ज्यादा सुविधा होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको, यही तो आपको सीखना है, ठीक है। जीएसटी में आने का फायदा बहुत बहुत सारा है, लेकिन सर मुश्किल क्या है ना, 120 करोड़ की पॉपुलेशन, सॉरी 140 करोड़ का पॉपुलेशन, उसमें अगर 50% लोग बिजनेस करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं करता तो है बिजनेस, ठीक है। तो 140 करोड़ में 70 करोड़ लोग बिजनेसमैन है, ठीक है। अब 70 करोड़ में से मानो कि 20 करोड़ लोग नॉन जीएसटी का काम करते हैं, अच्छा खासा मतलब बिजनेस है, बट फिर भी नॉन जीएसटी बिजनेस है। अब बंदा 20-30 करोड़ लोग अगर बिना जीएसटी का करता है, तो ये जो बाकी लोग है, ये लोग जीएसटी दे के काम क्या करेगा। तो क्या होता है ना, करप्शन चालू होता है यहीं से, टैक्स में चोरी, जीएसटी में चोरी, ठीक है, तो मुश्किल पैदा कर देता है। फिर आईटीसी क्लेम वगैरह में झमेला होता है। लेकिन रिसेंट जो जीएसटी, मतलब जो चेंजेस हुआ है ना सॉफ्टवेयर वगैरह में, और जिस तरह से जीएसटी लॉ को इतना तंदुरुस्त बनाया जा रहा है डे बाई डे, उससे चोरी करना मुश्किल हो रहा है सर। पहले से वैट में बहुत चोरी होता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद पहले से कम हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा इवेड हो चुका है, पूरा का पूरा इरेडिक्ट हो चुका है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बट पहले से मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीएसटी रजिस्टर करना ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। अगर आप बिना रजिस्टर करके बिजनेस करोगे, आपको ही मुश्किल है, ठीक है, आपको ही मुश्किल है। तो ये पहले से, स्पेशली बड़े बड़े बिजनेस को तो प्रॉब्लम है, ऐसे हर किसी को जीएसटी रजिस्टर करने का जरूरत है नहीं। आपको पता है कि कितना टर्नओवर होने से अलग अलग स्टेट वाइज भी डेटा है, ये सब बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर बात किया गया है सर, ठीक है, किस लेवल में सेल करने से आपको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा, वो सब अलग मुद्दा है, मैं बाद में बात कर लूंगा फिर से। अच्छा, अभी समझो सर, इनपुट क्रेडिट इन जीएसटी, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म इज अवेलेबल टू यू व्हेन यू आर कवर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। आप समझ रहे हो, अगर आप जीएसटी एक्ट के अंदर होंगे, अगर आप बेसिकली जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, जीएसटीआईएन नंबर होगा आपका, जीएसटी बोलते हैं प्यार से, ठीक है, तभी जाके, अगर आप जीएसटी एक्ट के अंदर होंगे तभी जाके आप ये इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म का जो बेनिफिट वगैरह है ये दे सकते हो। विच मीन्स इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, एजेंट, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, एग्रीगेटर और एनी ऑफ द पर्सन मेंशन्ड registered under GST, you are eligible to claim input credit for tax paid by you on your purchase। ये जो परचेस का टैक्स है, आप तभी यूज कर सकते हो जब आप रजिस्टर्ड होंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जो अनरजिस्टर्ड है उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, ठीक है, या फिर अगर आप अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ बिजनेस करोगे तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन क्या फिर बिजनेस करना बंद कर दे? सर बहुत बाकी है अभी, भारत में जीएसटी का स्कोप बहुत बाकी है। अब सवाल ये उठता है, हाउ टू क्लेम इनपुट क्रेडिट अंडर जीएसटी? इस इनपुट क्रेडिट का क्लेम कैसे करते हैं बिजनेसमैन? उसके लिए आपको कुछ बातें और समझना पड़ेगा। देखो सर, टू क्लेम इनपुट क्रेडिट अंडर जीएसटी यू मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस। मतलब आप जब परचेस करते हो तो उसका जो इनवॉइस होता है ना, वो जरूर लिया करो, या फिर उसको डेबिट नोट के नाम से भी बोला जाता है। टैक्स इनवॉइस या परचेस इनवॉइस या डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब आपसे पैसा मिलेगा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स। डेबिट नोट मतलब आप जिनसे परचेस करते हो उनको आपको पेमेंट करना है, तो आपके पास क्या रहेगा? डेबिट नोट रहेगा, पेबल अमाउंट है। डेबिट नोट के थ्रू से आपको इशू किया गया है कि भाई ये डेबिट नोट है, नेक्स्ट टाइम पेमेंट कर दीजिएगा, सिंपल एज लाइक दैट। ठीक है, क्रेडिट नोट मतलब आपको मिलेगा, मतलब नेक्स्ट परचेस में आपको सेटल कर देगा। डेबिट नोट मतलब आपसे ले लेगा। ठीक है, सिंपल ऐसा बात होता है। मैं अभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो बचपन वाला चीज है, मैं इसमें अभी बात नहीं करता हूँ, बाद में बताऊंगा। इनवॉइस का एक पूरा अलग चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस सब बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा समझो। यू मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस, मतलब जब आप परचेस करोगे तो आपको परचेस इनवॉइस चाहिए, जो रजिस्टर्ड डीलर है उनसे चाहिए। ऐसे देखने में होता है ना, परचेस जीएसटी परचेस इनवॉइस, जानते हो आप लोग? तो डे टू डे लाइफ का पार्ट है, मतलब इतना भी कोई आसमान से टपका खजूर पे लटका वाला नहीं है, बट इट्स वेरी सिंपल। जीएसटी परचेस बिल ऐसे भी हो सकता है ना, या फिर थोड़ा बड़ा बिल भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जो भी हो, मेन बात यही है कि भाई जीएसटी इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। जो जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है या जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, उनसे आप जो परचेस किए हो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपका इनपुट क्रेडिट वैलिड होगा या फिर आप क्लेम कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट, यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस। आप गुड्स रिसीव किए हो ये भी होना चाहिए। ठीक है, नोट वेयर गुड्स आर रिसीव्ड। अच्छा, ये बात भी है, अगर मानो कि कई बार ऐसे होते हैं कि गुड्स जो है वो लॉट में या इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेस किया जो एट ए टाइम नहीं मिला, धीरे धीरे मिलेगा। नॉर्मली B2B केस में या B2C में ही होता है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस का बात कर रहा हूँ। B2B बिजनेस में ऐसे बहुत सारा होता है कि आपका जो गुड्स है वो आपको लॉट में मिलता है या फिर इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ठीक है, मतलब एक बार में पूरा नहीं मिला, आप भी पेमेंट धीरे धीरे ही करते हो। तो सवाल यह है कि जब इंस्टॉलमेंट में मेरे को गुड्स मिलेगा तो क्रेडिट कैसे एडजस्ट होगा? तो क्रेडिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस अपॉन रिसीप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाता है ना, तब तक आप उसका सेटलमेंट नहीं कर सकते। नोट, where recipient does not pay the value of service or tax thereon, अगर recipient वैल्यू ऑफ सर्विस और टैक्स नहीं देते हैं विद इन 3 months ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड ही हैज ऑलरेडी हैव इनपुट क्रेडिट बेस्ड ऑन द इनवॉइस, द स्टेट क्रेडिट विल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आप समझ रहे हो बात? अगर आपका कोई पेमेंट बाकी रह गया, ठीक है, वेयर रिसिपिएंट डज नॉट पे द वैल्यू ऑफ सर्विस और टैक्स देयर ऑन, अगर वो टैक्स पेमेंट नहीं करता है परचेस के टाइम पे, कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर। आपने परचेस किया और आपने 3 महीना हो गया पेमेंट नहीं किया इनवॉइस का, और उसके रिगार्डिंग उसके पास ऑलरेडी इनपुट क्रेडिट भी कुछ है उसके इनवॉइस के कारण, इनवॉइस में वो क्रेडिट भी अवेल कर लिया इनवॉइस दिखा के, लेकिन पेमेंट नहीं किया अभी तक। ऐसा हो सकता है आपने पेमेंट नहीं किया लेकिन इनवॉइस इशू हो गया आपको, आप जीएसटी में आईटीसी भी दिखा रहे हो, तो ऐसे केस में द सेड क्रेडिट विल बी एडेड। ये जो क्रेडिट आपके नाम पे था ना, ये क्रेडिट नहीं, आप डेबिट हो जाएगा, मतलब ये आपका टैक्स लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। आप समझ रहे हो बात? मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, इधर आईटीसी मांग रहे हो, मतलब आपने परचेस किया लेकिन परचेस क्रेडिट में था। ठीक है, तो क्रेडिट परचेस किया, कोई बात नहीं सर, आपके पास बिल तो मिल जाएगा, ऐसा तो होता है। प्रॉब्लम समझो, परचेस क्रेडिट है बट इनवॉइस तो मिलेगा आपको। हाँ सर, स्पेशली जब इंस्टॉलमेंट यस में सर। परचेस, इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट मिलता है, तो ऐसा होता है ना कि भाई पेमेंट भी धीरे धीरे करेंगे। तो से फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख का कोई प्रोडक्ट है, लेकिन 1 लाख का जो प्रोडक्ट है, आप 1 लाख पेमेंट भी पूरा नहीं किया अभी तक। ठीक है, लेकिन आपको इनवॉइस मिलते जा रहा है जिसका पेमेंट आपको अभी बाकी है। और ऐसा भी होता है ना रियल लाइफ में कि बिजनेसमैन जो है वो पेमेंट देरी करके कई बार पेमेंट करते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपका जो टैक्स पेमेंट है अलोंग विथ योर सेल, मतलब परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू के साथ जो टैक्स पेमेंट है, परचेज वैल्यू दोगे तभी ना टैक्स भी पेमेंट करोगे। अगर आप 3 महीना निकल गया इनवॉइस इशू करने के बाद, फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया,
लेकिन इधर आप इनपुट क्रेडिट अवेल करने के लिए रेडी हो गए। तो ये जो आईटीसी आपके अकाउंट में दिखेगा ना सर, कहाँ दिखेगा, सब बताऊंगा, वेट कीजिए सर। आईटीसी कहाँ दिखता है, किस अकाउंट में शो होता है, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है रे बाबा, डोंट वरी। कैसे मेरा क्रेडिट समझ में आएगा नहीं आएगा, ये सब बहुत आजकल आसान भी हो रहा है, लेकिन इसको लेकर टेक्नोलॉजी को भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सब चीज बताऊंगा आपको, लेकिन पॉइंट समझो। अगर बिल का पेमेंट करना था टैक्स देना था, परचेज का परचेज टैक्स देना था, मतलब इनपुट टैक्स देना था, बट आपने दिया नहीं। 3 महीना निकल गया इनवॉइस इशू करने के बाद, तो आपने अगर पेमेंट नहीं दिया और उसके लिए आपने इनपुट क्रेडिट भी अपने अकाउंट में शो कर लिया था, अब आगे क्या होगा जानते हो? अब ये इनपुट क्रेडिट क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया, आपको इंटरेस्ट के साथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में देना पड़ेगा। मतलब इतना दिन आप जिसको क्रेडिट समझ रहे थे, अब ये आपका डेबिट हो जाएगा, और आपको आउटपुट टैक्स मतलब आपका सेल टैक्स जो अमाउंट होगा ना, जब आपको भरना होगा, इंटरेस्ट के साथ भरना होगा। आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि सर कैसे भरना है, कौन भरेगा, कब भरेगा। डोंट वरी सर, ये सभी जो मन में चल रहा है ना, ये सब जवाब देंगे आप लोगों को। ठीक है, कि कौन भरेगा, कैसे भरेगा, किस लिए भरेगा, सब बताएंगे। द टैक्स चार्ज ऑन योर परचेज हैज बीन डिपोजिटेड और पेड टू दी। आप जब परचेज करोगे तो आपका परचेज का टैक्स आप तो नहीं भरोगे ऑब्वियसली, कौन भरेगा सर? अरे भाई आपका सप्लायर। बात समझो, नॉर्मली कौन पे करता है? सप्लायर पेमेंट करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब रिसिपेंट को करना पड़ता है, बट अभी मैं ना वो रिवर्स चार्ज केस में नहीं जाना चाहता। अभी बात को समझो, नॉर्मली सप्लायर ही टैक्स पे करते हैं। तो आप जिनसे परचेज किए वो आपका सप्लायर है, तो आपने टैक्स पे करेगा किसको? आपको टैक्स पे करना है सप्लायर को। तो आप सप्लायर को टैक्स पे करोगे, सप्लायर टैक्स पे करेगा आपके बिहाफ में, डिपॉजिट करेगा। यही सिस्टम है देश का। ठीक है, द टैक्स चार्ज ऑन योर परचेज हैज बीन डिपॉजिटेड और पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर इन कैश और भाया क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। या तो कैश में करेगा, या फिर आपका कोई क्रेडिट है तो इनपुट क्रेडिट के थ्रू से भी वो क्लेम कर सकता है। कैसे करेगा सब बताता हूँ। सप्लायर हैज फाइल्ड जीएसटी रिटर्न, और आपका जो सप्लायर है उसको जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। अगर सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर आपका मुश्किल है। अगर सप्लायर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो आपको मुश्किल है। सप्लायर हैज अपलोडेड द इनवॉइस इन देयर जीएसटीआर 1, ये फॉर्म है जिसके थ्रू से आपको जीएसटी अपलोड करना पड़ता है, रिटर्न अपलोड करना पड़ता है। सप्लायर हैज अपलोडेड द इनवॉइस इन देयर जीएसटीआर 1 एंड इट अपीयर्स इन जीएसटीआर 2B ऑफ द रिसिपिएंट और बायर। ठीक है, जो जीएसटीआर 1 में ये अपलोड करेगा, ये जीएसटीआर 2B जो बायर के बिहाफ में शो करेगा। ठीक है, मैं आपको ये सब आगे आगे और बताता हूँ। ठीक है, कि कैसे सप्लायर अपलोड करेगा तो 2B में रिफ्लेक्ट करेगा बायर के हिसाब से। ठीक है, पॉसिबली ये सब दिखाता हूँ मैं आपको, और कहाँ से होता है वो भी दिखाता हूँ। ये गवर्नमेंट के साइट में जाना पड़ेगा आपको, मैं शो करता हूँ। पॉसिबली द मोस्ट पथ ब्रेकिंग रिफॉर्म ऑफ जीएसटी इज दैट इनपुट क्रेडिट। मतलब जीएसटी का सबसे बड़ा जो सक्सेस है पुराने वैट सिस्टम से, वो है इनपुट क्रेडिट का सेटलमेंट। इज ओनली अलाउड इफ यू सप्लायर हैज डिपॉजिटेड द टैक्स। अगर आपका सप्लायर, आप जिनसे प्रोडक्ट परचेज किए, अगर वो टैक्स गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, ठीक है, द टैक्स ही कलेक्टेड फ्रॉम यू, जो टैक्स वो आपसे कलेक्ट करता है, अगर वो उसको जमा करता है, तभी जाके आप भी अपना क्रेडिट बेसिकली अवेल कर पाओगे। सो एवरी इनपुट क्रेडिट यू आर क्लेमिंग शैल बी मैच्ड एंड वैलिडेटेड बिफोर यू कैन क्लेम इट। मतलब आप क्लेम करने से ही नहीं हो जाएगा, आपका सप्लायर भी सिमिलर अमाउंट अपने जीएसटी रिटर्न में दिखाएगा, तभी जाके आपको क्लेम मिलेगा। देयरफॉर टू अलाउ यू टू क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑन परचेज, ऑल योर सप्लायर मस्ट बी जीएसटी कंप्लायंट एज वेल। मतलब आप जिनसे परचेज करोगे उन्हें भी जीएसटी कंप्लायंट होना चाहिए, नहीं तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, कोई करे ना करे इससे हमें क्या, अरे हमें है कुछ। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा देख लो। ठीक है, कैसे कैसे सेटलमेंट होता है आप थोड़ा समझो। दिखाई दे रहा है ना सर आपको? देखो सर, देखो, मानो कि मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया। दिखाई दे रहा है आप लोगों को जो मैं दिखा रहा हूं अभी? हाँ सर, दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, मिस्टर ए ने गुड सेल किया किसको? मिस्टर बी को। एकदम रियल लाइफ सोचो कि कोई मिस्टर ए है जो मिस्टर बी को प्रोडक्ट या गुड्स सेल कर रहा है।
अब मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल कर रहा है, तो ये सप्लायर कौन है सर यहाँ पर? कोई सप्लायर? मिस्टर ए। थैंक यू। और रेसिपेंट कौन है? बी। मिस्टर बी। मिस्टर बी। थैंक यू सर। अब मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी रिसिपेंट है। मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी, तो मिस्टर ए अपना जो सप्लाई का डिटेल्स है ना, वो जीएसटीआर 1 में फाइल करेगा, डिटेल्स ऑफ सप्लाई जीएसटीआर 1 पे। ये जब जीएसटीआर साइट में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सारा फॉर्म होता है, और फॉर्म को लेके जीएसटीआर के साइट में जाके, मतलब gst.government.in में जाके आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आप कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू से भी कर सकते हो। आजकल बहुत सारा ऑप्शन हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ कंपनीज लाइक टैली है, क्लियर टैक्स है, बहुत सारे हैं, एसएपी हैं जो डायरेक्ट जीएसटी के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारा कंपनी के साथ। तो फाइल जो हो है, फाइल जीएसटीआर 1 डिटेल्स ऑफ सप्लाई। आजकल सॉफ्टवेयर बहुत आसान कर दिया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा सर, बिकॉज आप लोग एक्सपर्ट बन रहे हो, आम आदमी नहीं। तो मिस्टर ए अपना सप्लाई का डिटेल्स जीएसटीआर 1 में फाइल करेगा, जिसमें क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर 1 गेट्स रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A ऑफ मिस्टर बी। ध्यान से समझिए, ये जो जीएसटीआर 1 है, ठीक है, ये जीएसटीआर 1 का जो डिटेल्स है, ये जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A टू जीएसटीआर 2। अब ये जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा बी का, जो जीएसटीआर 1 में अपलोड होगा, और जो जीएसटीआर 2A में दिख रहा है, ये जीएसटीआर 2A से जीएसटीआर 2 में जाएगा। तब जाएगा जब आफ्टर बायर दैट इज मिस्टर बी, मतलब रिसिपेंट, इसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब रिसिपेंट अपने अकाउंट में जाके जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो जीएसटीआर 2A को एक्सेप्ट करने से ये जीएसटीआर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जीएसटीआर 2 कौन फाइल करेगा? रिसिपेंट, मिस्टर बी फाइल्स जीएसटीआर 2। अब ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेस गेट्स क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, कहां पर रिफ्लेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर है सर एक, ठीक है, जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर में है। इसको मैं आपको कैसे दिखाऊं? ये एक सॉफ्टवेयर में क्रेडिट लेजर मेंटेन होता है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी जीएसटी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो, आपको वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर, जहां पर आप ये चीज देख सकते हो, बेसिकली सिंपल है, एक सॉफ्टवेयर जो क्रेडिट लेजर है। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेस गेट्स क्रेडिटेड, मतलब आपने परचेस के टाइम पे, मतलब यहाँ पर कौन परचेस किया? मिस्टर बी ने। मिस्टर बी ने जो परचेस किया, वो परचेस टैक्स, मिस्टर बी का परचेस टैक्स कहां रिफ्लेक्ट करेगा सर? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में। मिस्टर बी कैन स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और गेट रिफंड। या तो वो अपना जो क्रेडिट है, जैसे कि मानो 450 का जो सेल था, वहां से जो 300 हम लोगों ने स्टार्टिंग में माइनस किया, और 150 गवर्नमेंट के घर में जमा करना है, तो फिर 450 मेरा सेल था, आउटपुट टैक्स था, 300 मेरा क्रेडिट था। ये 300 का क्रेडिट कहां नजर आएगा सर? बायर के अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर पे, जिसको बायर जो है बाद में जब वो सेल करेगा, मिस्टर बी जब किसी और को सेल करेगा, है ना, जैसे 450 का सेल मिस्टर बी मानो कि मिस्टर सी को किया, अब मिस्टर बी मिस्टर सी को 450 का आउटपुट टैक्स, मतलब जो भी सेल किया उसका टैक्स है 450 का। गवर्नमेंट मिस्टर सी को सेल करने के कारण बी को बोल रहा है कि भाई 450 पे करो हमें। तो मिस्टर बी बोल रहा है रुको भाई गवर्नमेंट रुको, 450 नहीं करना है, क्योंकि मेरे क्रेडिट में 300 दिख रहा है, तो मैं 450 से 300 लेस करके तभी जाके आपको पेमेंट करूंगा। लेकिन ये पूरा खेल इतना आसान तो नहीं रहा। मिस्टर बी जो रिसिपेंट है, वो तभी ये क्लेम कर पाएगा जब मिस्टर ए अपने जीएसटीआर 1 में इसको डिटेल्स में अपलोड करेगा, और बाद में मिस्टर बी जब जीएसटीआर 2 को फाइल करने जाएगा, उससे पहले 2A में ये डेटा था, उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी ये जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट होगा, और उसके बाद ये क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा, और तभी जाके आप बाद में उसको क्रेडिट को यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है किस तरह से ये पूरा चीज चलता है? ठीक है, मतलब इट्स वेरी इजी, सोचोगे तो इट्स वेरी इजी, नहीं सोचो, मतलब अगर सोच नहीं पाओगे तो ऐसा लगेगा कि भाई क्या भगवान चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट इतना भी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। तो चलो एक बार चलते हैं GST government.in।
ये जीएसटी पोर्टल है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। जीएसटी पोर्टल के थ्रू से ही सारा काम साफ होता है सर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म भी दिख जाएगा। लुक हियर, ये देखो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, ये सब आगे आगे बताऊंगा किस केस के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है, ठीक है। जीएसटीआर 3B, IFF, ये सब बताऊंगा मैं आप लोगों को धीरे धीरे। जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C, जीएसटीआर 5, 6, 8, 5A, 7, ठीक है, रिफंड 10, सब कुछ बताऊंगा। अगर किसी को जीएसटी में रजिस्टर करना है तो बस यहाँ पर जाके, और कुछ पढ़ाई भी यहाँ से कर सकते हो आप, सिर्फ अपनी किताब से ही क्यों, हाँ सर, सिर्फ अपनी किताब से ही क्यों, अब थोड़ा बहुत जीएसटी का नॉलेज थोड़ा बहुत क्यों, अच्छा खासा। हाउ कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन, ये क्या है मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। कॉम्पोजिशन डीलर, ठीक है, उनको आईटीसी नहीं मिलता, आगे आगे बताऊंगा। हाउ डू आई फाइल इंटीमेशन अबाउट वॉलंटरी पेमेंट, हाउ कैन आई यूज द रिटर्न ऑफलाइन टूल, हाउ टू फाइल इन अपील, हाउ डू आई अप्लाई फॉर रिफंड, हाउ डू आई रजिस्टर विद जीएसटी, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, ये देखो, यू कैन रजिस्टर विद जीएसटी एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर। क्या क्या हो सकता है आपका, अब नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पे, कॉम्पोजिशन डीलर के तौर पे क्या होता है बताऊंगा आगे आगे, ये सब चीजें हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एसीजेड डेवलपर, एसीजेड यूनिट, टैक्स डिडक्टर एट सोर्स और टैक्स कलेक्टर एट सोर्स। वॉच दिस ट्रेनिंग कितना टू नो कंप्लीट प्रोसेस। तो आप यहाँ पर ये देखो पूरा प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। किताब से भी बताऊंगा, ठीक है। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 को फॉलो करो, कॉम्पोजिशन हो तो यहाँ पर जाओ, कैजुअल हो तो यहाँ जाओ, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो यहाँ जाओ। कौन होता है सब बताऊंगा आगे आगे, ठीक है। नॉन टैक्सेबल रेसिडेंट पर्सन हो, नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हो, यूनाइटेड नेशंस बॉडी, एम्बेसी, अदर नोटिफाइड पर्सन हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, ठीक है, आपका यूनिट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करता है, ठीक है। बहुत लोगों को पता है ये सब चीज़, मैं किसी और क्लास में भी बात किया, यहाँ पर भी करूंगा सर, ठीक है, अभी आगे आगे करूंगा। फिर उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, अप्लाइंग फॉर टेम्पोररी यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड यूजर्स, अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट थ्रू स्पाइस agile application form, applying for extension of registration period for casual non-resident taxable person, post registration site visit, suomoto मतलब own motion, suomoto का मतलब होता है own motion registration, viewing saved application, filing certification, viewing submitted application, tracking application status, ठीक है। इस तरह से अगर कुछ किसी कारण से आपका कैंसिल हो जाता है फिर आप अपील कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आगे आगे बताऊंगा सर, ठीक है। ये सभी चीजें आप लोगों को किताब मतलब नोट्स के अंदर या मटेरियल के अंदर भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर गैदर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि आप लोग इंटरेस्टेड हो जाओ, ठीक है, जीएसटी के ऊपर, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपको बता दिया कि क्या सोर्स है। आप जीएसटी गवर्नमेंट के साइट में जाके भी आप पढ़ाई करो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहो, ठीक है। समय के साथ या समय से आगे चलो, समय के पीछे तो बिल्कुल ना चलो, ठीक है। दैट इज माई ओनली मोटो सर। कम से कम पीछे तो नहीं चलना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम साथ चलो, या फिर आगे चलो तो और अच्छा। अगर ये देखो सर, टैक्स पेयर्स नॉर्मल टीडीएस टीसीएस रजिस्टर्ड नाउ, अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर को फाइंड करना है यहाँ जाके फाइंड कर सकते हो। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके रजिस्टर नाउ कर सकते हो, ठीक है। जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए रजिस्टर करने के 1 साल के अंदर, ठीक है, अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये सब भी आपको बताऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो तो आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर का फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, 1 साल के अंदर आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर का अलग एग्जाम होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स एंड डिपार्टमेंट जो है वो एग्जाम लेता है, ठीक है। कौन नॉर्मली कर सकता है, एनी कॉमर्स ग्रेजुएट, सीएसीएस सीएमए कैंडिडेट, मतलब बेसिकली जो सीएसीएस सीएमए कंप्लीटेड है, या फिर कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट, या फिर कॉमर्स रिगार्डिंग, या फिर कोई रिटायर्ड ऑफिसर, ठीक है, ये लोग नॉर्मली कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी चाहो तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम के लिए जा सकते हो। आगे आगे और बता दूंगा सर, ठीक है, डोंट वरी, आगे आगे बता दूंगा। और आप एज ए प्रैक्टिशनर कैसे काम कर सकते हो या फिर लोगों को बता सकते हो कि कैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर किया जा सकता है, एवरीथिंग मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सो यही साइट है जिसके थ्रू से सारा का सारा खेल फॉलो होता है, सारा खेल यहीं से फॉलो होता है, ठीक है। सर्विसेज देखो, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स, यूजर सर्विस, रिफंड्स, यूए बिल का बात करूंगा आगे आगे आपके साथ, ठीक है। हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, ई इनवॉइसिंग, सब कुछ आगे आगे चर्चा का विषय है। ये सब चीज आगे आगे चर्चा का विषय है सर, ठीक है। एवरीथिंग जब कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो आप लोग बन जाओगे ना जीएसटी एक्सपर्ट, तभी बन जाओगे, ठीक है। तो ये सब तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कि कौन क्या फॉर्म अपलोड करेगा, किस तरह से करेगा, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है, पूरा तो नहीं आया होगा क्योंकि अभी तक पूरा समझा कहाँ। आगे देखते हैं जहां पर छोड़े थे।
हाउ टू क्लेम, तो मैं आपको जो जो पॉइंट बोल दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनवॉइस का जरूरत था, यू मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस, यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स, ठीक है, और आपको 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आपका पेमेंट बाकी है टैक्स का, तो फिर आपका जो पेमेंट है ना, जो इनपुट क्रेडिट में आप शो करना चाहते हो, वो आपका टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। टैक्स चार्ज ऑन योर परचेज डिपॉजिटेड और पेड बाय गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, सप्लायर हैज फाइल जीएसटी रिटर्न, अगर सप्लायर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो फिर आप भी उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सप्लायर हैज अपलोडेड द इनवॉइस इन द जीएसटीआर 1 एंड इट अपीयर्स इन जीएसटीआर 2B ऑन द रिसिपिएंट और बायर, ठीक है। जीएसटीआर 2B का ये खेल है, आगे आगे सब फॉर्म का बारे में बात करूंगा। पॉसिबिलिटी जो मैं आपको बोल रहा था, द मोस्ट पद ब्रेकिंग, जीएसटी का सबसे बड़ा जो मतलब आविष्कार बोलो, या जीएसटी में सबसे बड़ा जो खेल हुआ है दैट, या पुराने टैक्स सिस्टम का, इनडायरेक्ट टैक्स का, उसका सबसे बड़ा खेल यही है कि इनपुट क्रेडिट सिस्टम को बहुत पहले से बेहतर बनाया, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ और बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मानो आप तभी जीएसटी क्लेम कर सकते हो अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस के साथ काम करते हो, अदरवाइज आपका क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। और भी कुछ चीजें इनपुट क्रेडिट के बारे में जान लो सर। इट इज पॉसिबल टू हैव अनक्लेम्ड इनपुट क्रेडिट, हो सकता है क्या आपका कुछ अनक्लेम्ड इनपुट क्रेडिट हो ड्यू टू टैक्स ऑन परचेज बीइंग हायर देन टैक्स ऑन सेल्स। हो सकता है कि आपने जो परचेज किया था, कुछ कुछ कम बिजनेसेस भी ऐसा है सर, जानते हो ना, जिसका परचेज टैक्स ज्यादा है, मतलब परचेज टैक्स मोर है और सेल टैक्स लो है, मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है ड्यू टू सम टैक्स सिस्टम या टैक्स चार्ज करना कुछ प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं सकता। मतलब उसका रॉ मटेरियल, मानो कि रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है 18% जीएसटी से, लेकिन जब उसको आप बना लेते हो तो गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडी दे के रखा, और गवर्नमेंट बोलता है कि जीएसटी परचेज का है 18%, लेकिन जब सेल कर रहा है तब जीएसटी चार्ज कर रहे हैं मानो 12%। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाने से ऐसा होता है सर, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाने से ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज किया जिसका जीएसटी 18% है, लेकिन आप जिस प्रोडक्ट को सेल किया वो 12% है, शायद उसमें बना हुआ प्रोडक्ट का रेट मार्केट में 12% है, तो आप क्या कर सकते हो। तो यही बात यहाँ पर कर रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू हैव अनक्लेम्ड इनपुट क्रेडिट, कई बार ऐसे होते हैं कि आपका इनपुट क्रेडिट का कुछ क्लेम अनक्लेम्ड है। আমার নেটওয়ার্ক খুব স্লো হয়ে গেছিল, ওই জন্য আমি বেরিয়ে গেছিলাম। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, যদি এখন করতে পারছেন করুন, ঠিক আছে, পরে আমি তো শেয়ার করেই দেবো। इन सच ए केस यू आर अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड और क्लेम द रिफंड, तो आप अगर आपका कुछ पैसा क्लेम करना बाकी है क्रेडिट, तो आप क्लेम कर सकते हो, क्लेम को फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर रिफंड के लिए बोल सकते हो। जैसे कब कब हो सकता है, इफ इनपुट टैक्स, इफ टैक्स ऑन इनपुट्स, मतलब अगर आपका परचेज टैक्स, ध्यान से सुनिए सर, अगर आपका परचेज टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट टैक्स, टैक्स ऑन आउटपुट, मतलब परचेज टैक्स से फॉर एग्जांपल परचेज टैक्स है 100 लेकिन आउटपुट सेल टैक्स है 80, तो फिर क्या क्या कॉन्सेप्ट हो गया सर, परचेज टैक्स है 100 का, टैक्स ऑन आउटपुट है 80 का, तो फिर आपका 80 से 100 लेस करोगे तो माइनस हो जाएगा ना आपका आईटीसी। इनपुट क्रेडिट 100 है तो 80 से 100 माइनस करोगे तो 20 आपका बैलेंस, इनपुट क्रेडिट आपका 20 माइनस नेगेटिव में दिख रहा है, तो ये एक्चुअली जो 20 इनपुट क्रेडिट है ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और क्लेम रिफंड इफ टैक्स ऑन आउटपुट, रिफंड कब मांग सकते हो आप, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अपने आईटीसी को, और आप रिफंड भी मांग सकते हो गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट रिफंड देने में बहुत दिक्कत करता है, ठीक है, दे देता है वो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा झमेला है, कुछ प्रोसेसिंग का भी प्रॉब्लम है, कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम अभी गवर्नमेंट के साइड से भी है, ठीक है। क्लेम रिफंड अगर टैक्स ऑन आउटपुट, टैक्स ऑन आउटपुट मतलब सेल टैक्स ग्रेटर देन इनपुट टैक्स, मतलब अगर आपका सेल टैक्स है 100 लेकिन इनपुट है 80, इनपुट है 80, तो फिर बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, है ना, मतलब सिंपल बात है, पे करना है 80 लेकिन आपके पास आईटीसी, सॉरी पे करना है 100, हम सॉरी पे करना है 100 लेकिन आईटीसी है 80, तो बाकी अमाउंट क्या करोगे, पे करो, और क्या, पे बैलेंस नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इनपुट टैक्स बैलेंस, इनपुट टैक्स बैलेंस के लिए आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से सेटलमेंट होता है, ये सब चीज आपको आगे आगे मैं रियल केस बता के बोलूंगा, ठीक है। अभी तो बस मैं आज ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लो। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन ऑन परचेज इनवॉइस व्हिच आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड, अगर कोई परचेज इनवॉइस
1 साल से पुराना है, ये सब चीजें समझ लो सर। अगर कोई परचेस इनवॉइस मतलब इनपुट इनवॉइस, सिंपल बात है, अगर कोई इनपुट इनवॉइस 1 साल से पुराना है, आप उसका क्रेडिट नहीं मांग सकते। ओनली इन केसेस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1। ये आगे बात करूंगा 18 सबसेक्शन 1 में क्या है, ठीक है। बेसिक बात है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली 1 साल से पुराना परचेस बिल लेके इनपुट क्रेडिट कभी क्लेम नहीं कर पाओगे। द पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द टैक्स इनवॉइस। जिस दिन से इनवॉइस हुआ है उस दिन से पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। ये सब कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस जीएसटी इज चार्ज ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी आज के डेट में दोनों में चार्ज होते हैं, गुड्स में भी सर्विस में भी, तभी तो नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनपुट क्रेडिट कैन बी एबल्ड, इनपुट क्रेडिट अब तभी एबल कर सकते हो ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट दोज व्हिच आर ऑन द एग्जेम्प्टेड और नेगेटिव लिस्ट। इसके लिए आपको कौन सा चैप्टर करना पड़ेगा, जीएसटी एग्जेम्पशन बोल के एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, जो मैं हाल फिलहाल में एक बार करा दिया। जिन लोगों ने किया उनको तो पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं या तो क्लास शेयर कर लूंगा, आप अभी एक बार रिकॉर्डेड देख सकते हो, और बाद में जब मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा तब भी आप उसको फिर से एक बार कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों उपाय है आपके पास, 2 बार रिविजन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट है कि अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिसेंट हुआ है तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आप थोड़ा उसको पहले देख लो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहे तो जब मैं फिर से लाइव बताऊंगा तब देख लेना। एग्जेम्प्टेड और नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा गुड्स है जो बेसिकली जीएसटी परव्यू से बाहर है या फिर नेगेटिव लिस्ट में, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। एग्जेम्पशन ऑफ जीएसटी में बहुत समय लेता हूं मैं, एग्जेम्प्टेड ऑफ जीएसटी में बहुत समय लेता हूं क्योंकि काफी डिटेल्स है, काफी डिटेल्स है। अच्छा, तो बात क्या रह गया सर, बात ये हो गया कि जीएसटी नॉर्मली गुड्स एंड सर्विस दोनों में होता है, इनपुट क्रेडिट कैन अवेल्ड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस। लेकिन अगर कोई नेगेटिव लिस्ट वाला गुड्स है उसका परचेस इनपुट टैक्स दिखा के कोई मतलब एग्जेम्प्टेड गुड्स का क्या क्रेडिट आप शो करोगे, ठीक है। लेकिन ये बदमाशी बहुत लोग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स। यस, कैपिटल गुड्स क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फैक्ट्री है, ध्यान से समझिए, आपका कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप मशीनरी परचेस करते हो, हाँ सर, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप मशीनरी परचेस करोगे कि नहीं करोगे, बोलो ना। यस सर। हाँ सर। या फिर अगर आपका जैसे मानो पोर्ट बिजनेस है तो वहां पर भी आपका है। जैसे मानो मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत बड़ा फैक्ट्री, रिलायंस का जामनगर फैक्ट्री, मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं हर बार इसको उठाता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है, गुजरात में है, जामनगर में है। बेसिकली ये रिलायंस का सबसे बड़ा बिजनेस में से एक है, ऑयल रिफाइनरी बिजनेस है सर, आप लोग जानते हो, ठीक है। पूरा दुनिया भर का जो भी तेल भारत में आता है, ठीक है, वो तेल यहाँ पर क्या होता है, रिफाइन होता है, ठीक है, तेल यहाँ पर रिफाइन होता है। एक स्पेशल बात कर दूं सर आपको, दुनिया का जो तेल का भंडारा है, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम तेल का भंडारा सबको पता है कि अरबियन नेशंस में है ना सर। एक एक छोटा सा स्पेशल बात कर देता हूँ, ये यूएस और सॉरी रशिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, तो मेरे को कुछ पता चला तो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, जो मेरा फर्ज भी बनता है, ठीक है। ये जामनगर का जो फैक्ट्री है, हाँ बोलो। कुछ एक यूरोप का कंट्री है शायद, वहाँ सबसे ज्यादा है क्या तेल, ना ऑयल। हाँ तेल रशिया में बहुत है, रिजर्व उसके पास बहुत है, ठीक है, तेल भी है और नेचुरल गैस भी बहुत है, लेकिन ऑयल माइंस उतना नहीं है, लेकिन रिजर्व में बहुत तेल है इसका। इराक के साथ बहुत दोस्ती था इसका, रशिया का, लेकिन वो अमेरिका का दादागिरी करके इराक के साथ, इराक को खत्म किया ना अमेरिका। अब वो सब पॉइंट में नहीं चलूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ, नॉर्मली तेल का जो करेंट भंडारा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो ये सब एरिया में है, ये एरिया में है, अफ्रीका में है, ठीक है। लेकिन रशिया में भी तेल है, जैसे कि इमरान खान गया है, आप लोग सुने होंगे, इमरान खान रशिया पहुंचा है ऐसे सिचुएशंस में, और वो किस कारण गया जानते हो, वो रशिया से एनर्जी लेना चाहता है। एनर्जी में जैसे कि रशिया के पास ऑयल रिजर्व बहुत है, ऑयल रिजर्व बहुत है इसके पास, और नेचुरल गैस, पूरा यूरोप का 25% नेचुरल गैस यहीं से आता है, ये भी बहुत है। तो एक्चुअली ये सब एनर्जी पाकिस्तान डील करने के लिए रशिया पहुंचा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो क्या बताते हैं और पाकिस्तान कितना उसको दे पाता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रशिया भारत को तेल नहीं बेचता, रशिया भारत को डिफेंस प्रोडक्ट बेचता है, जैसे कि डिफेंस एयरक्राफ्ट वगैरह, ये सब जो है ना, मिसाइल्स वगैरह, ये सब हम लोग रशिया से लेते हैं। लेकिन हम रशिया से तेल बहुत ही कम लेते हैं, जो ऑयल वगैरह है वो कम लेते हैं। इसका मेन रीजन ये है, इसका 2-3 रीजन है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि रशिया में जो तेल मिलता है, रशिया में जो ऑयल मिलता है,
ये बहुत मोटा ऑयल है, आपको बता दूं एक बहुत ही डिफरेंट बात है, ये तेल बहुत मोटा है और ये इतना मोटा है कि इसको रिफाइन करने का जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में किसी भी रिफाइनरीज के पास नहीं है, ना तो रिलायंस के पास है, ना ओएनजीसी के पास है, किसी के पास नहीं है। ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि भारत के लिए रशिया से तेल इंपोर्ट करना महंगा पड़ जाता है। क्यों? बहुत दूर आता है, ठीक है, जहाज की थ्रू से आना पड़ेगा ना, तो बहुत घूम के आना है, ऐसे ट्रक से थोड़ी आता है सर, ठीक है। ऐसे रशिया से ट्रक चल सकता है, आप लोगों को पता है कोलकाता से लंदन बस चलता था, हाँ हाँ ठीक है, साल में कोलकाता से, पहुंचता था सर? हाँ कितना दिन लगता था, कितना महीना मतलब? ब्रिटिश टाइम में सर चलता था। हाँ चलता था, 3 मंथ्स लगता था मोस्ट प्रॉब्ली। उस टाइम सर वो जो कंट्री अभी बहुत खराब हालत में, वहां से भी होके जाता था, वहां का इकोनॉमी भी बहुत अच्छा था, जैसे अफगानिस्तान और एक कौन कंट्री वहाँ। हाँ हाँ, अरे तब तो अफगानिस्तान तो ब्रिटिश कंट्रोल में था, और एक जमाने में तो अफगानिस्तान भारत का ही पार्ट होता था ना, बहुत पुराने जमाने में भारत का था और ब्रिटिश कंट्रोलिंग में हो गया था। ये रूट था, ये देखो ऐसा करके जाता था, कोलकाता टू लंदन का जो बस रूट था ऐसा करके जाता था। बहुत हिट किया था लेकिन वो बस एक्सीडेंट हो गया था, इसके कारण ना तो बंद कर दिया। 3 महीना या 3.5 महीना कुछ लगता था, और इतना पॉपुलर हो गया था कि बाद में बाद में ऑस्ट्रेलिया से लंदन का बस रूट चालू हुआ था। मतलब क्या करता था, ऐसे ऑस्ट्रेलिया से पापुआ न्यू गिनी या फिर इंडोनेशिया का कुछ ये सब एरिया में थोड़ा समुंदर का वो वेसल यूज करता था, फिर जैसे ही मलेशिया पहुंचता था यहाँ से एकदम आराम से सेम रूट। ऑस्ट्रेलिया टू लंदन भी बस, मेलबोर्न टू लंदन, पॉपुलरिटी इतना हो गया था, घुमाते हुए लेके जाता था सर। कुछ लोग साइकिल लेके भी निकलते हैं, पूरा बहुत सारा कंट्री बहुत, यूरोप वो से ही तो आते हैं सब। वो तो हाँ, वो तो साइकिल लेके तो वो लोग अलग काम पे आते, लेकिन एक जमाना था जब बस चलता था। आजकल तो सर रिलेशन इतना खराब हो गया, हम लोग तो यही यही जगह क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हम लोग तो यही जगह क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये जो पाकिस्तान अड़ंगा करके बैठ गया ना, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान घुसना है, मतलब तालिबान का ईरान के साथ बहुत अच्छा दोस्ती है। अगर ये एरिया नहीं होता ना, बलूचिस्तान तो भारत का पार्ट बनना चाहता है, बलूचिस्तान चाहता ही नहीं कि वो पाकिस्तान का बने रहे ये एरिया, ठीक है। ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, लेकिन ये एरिया जो है ना, ये सिंध है, कराची एरिया, ये तो पाकिस्तान का बहुत कोर एरिया है। लेकिन ईरान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, ईरान होके हम आराम से, लेकिन तुर्की थोड़ा मुश्किल करेगा, लेकिन तुर्की जाने का जरूरत नहीं है, ऐसे करके आराम से जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, छोड़ो ये सब में नहीं पढ़ते। अच्छा, तो चलो वापस आ जाते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि रशिया से तेल इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि रशिया का तेल का जो क्वालिटी है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, और वो इंडिया रिफाइन नहीं कर पाता, और ऊपर से ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा, इसलिए रशिया इंडिया पसंद कर रहा है। ये मिडिल ईस्ट का नेशन से, अफ्रीकन नेशन से, और इधर एक बहुत बड़ा कंट्री है कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया से भी लेता है, बिकॉज इंडिया का सी रूट बहुत फेमस है ना सर, इंडिया का सी रूट बहुत फेमस है, ठीक है। भारत का यही तो जियोग्राफिकल सुविधा है, भारत का 3 दिग ओपन जो है, ऐसा कंट्री दुनिया में बहुत कम है सर, इसका तीनों साइड ओपन है, और क्या चाहिए आपको। इसीलिए तो भारत इतना सबके, मतलब सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं हुआ करता था सर। इकोनॉमिकली इसका जो ओवरऑल जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो रशिया का प्रॉब्लम है, रशिया करेंटली जो युद्ध कर रहा है ना, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, ठीक है, सिर्फ 14 करोड़ पॉपुलेशन लेके मुश्किल है, और अब भी, और हर साल 10 लाख करके पॉपुलेशन कम हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके पास कोई हॉट वाटर नहीं है जिसके थ्रू से वो अपना प्रोडक्ट को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर पाए, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। क्रीमिया में एरिया है ये ब्लैक सी में, वो चाहते हैं कि यहाँ से ग्रीस वगैरह होके अपना प्रोडक्ट लेके ऐसा करके कम से कम आ पाए, या फिर इस तरह से निकल के भी अपना प्रोडक्ट अलग अलग कंट्री को दे पाए, ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब रीजन है ये लड़ाई का, रशिया का बहुत सारा रीजन है। छोड़ो सर, वापस चलते हैं, ठीक है, वापस चलते हैं जीएसटी में। अच्छा, तो फिर क्या बात निकल के आ गया, ठीक है। सिंस जीएसटी इज चार्ज ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस, इनपुट क्रेडिट कैन बी अवेल्ड ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स। मैं कैपिटल गुड्स के बारे में क्यों बात कर रहा था, कैपिटल गुड्स के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा था, जैसे मानो कि रिलायंस
अपनी फैक्ट्री में इतना सारा क्या लगा के रखा है, मशीन लगा के रखा है। तो ये रिलायंस का क्या है, कैपिटल गुड्स है। और कैपिटल गुड्स जब वो परचेज करता है तो कैपिटल गुड्स में वो जीएसटी देता है, यस और नो, बोलो। कैपिटल गुड्स परचेज मशीनरी वगैरह में परचेज करने के टाइम पे जीएसटी देता है ना, यस सर। यस एकदम। इसका आईटीसी मिलता है सर। हाँ, लेकिन इसका आईटीसी क्लेम करने का थोड़ा तौर तरीका है, एक बार में पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, देखना पड़ेगा कि कितना आईटीसी है, किस तरह से आप उसको उठा सकते हो, सब आगे आगे चर्चा करूंगा। तो कैपिटल गुड्स का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो अगर आपके बिजनेस में आप कोई भी, नॉट जस्ट रिलायंस ही क्यों, आप अपने बिजनेस में कोई मशीन यूज करते हो तो वो मशीन का जो आईटीसी जीएसटी आप पे करोगे वो आपको आईटीसी में क्लेम कर सकते हो। लेकिन सर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड फॉर गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल यूज। अगर आप अपने घर के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए कोई भी एसेट परचेस करते हो उसमें भी आप जीएसटी पे करते हो। पर्सनल एसेट पे आईटीसी अलाउड नहीं है सर, भले ही आप जीएसटी क्यों ना पे करो, बट वो पर्सनल यूज के लिए है, उसका आईटीसी आप बिजनेस में नहीं दिखा सकते। पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल गुड्स का आईटीसी क्लेम कर सकते हो पर पर्सनल यूज का वाला जो गुड्स है उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। दिमाग में घुस गया बात, प्लीज बोलिए। यस सर। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड आफ्टर जीएसटी रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। एक बार जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया तो इनपुट क्रेडिट अलाउ नहीं होगा फॉर सितंबर, ठीक है, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच सच इनवॉइस पर्टेन्स और फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ये चीज आपको मैं बाद में एग्जांपल के थ्रू से समझाऊंगा, ठीक है, और इजी हो जाएगा। बेसिकली इतना याद रखो, एक बार आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हो ना, मतलब बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको लेना है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने के बाद आप नहीं ले सकते, स्पेशली सितंबर मंथ में जो रिटर्न फाइलिंग होता है नॉर्मली फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच सच इनवॉइस पर्टेन्स और फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। इसका थोड़ा सा आपको मैं बोला ना एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में अलग अलग एग्जाम्पल यूज करूंगा तो आपको ये केस मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। आज बस इतना थोड़ा सा रीड करा दिया। अब आगे देखो सर, इंट्रोडक्शन में टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी में बहुत सारा एग्जाम्पल करना है सर, इसीलिए मैं थोड़ा जो पॉइंट में बाद में एग्जाम्पल दूंगा, इसलिए मैं भी बहुत सारे जो पॉइंट में एग्जाम्पल बाद में आना है, कैलकुलेशन करना है, उसको थोड़ा सा स्किप कर सकता हूँ, इतना आजादी तो है। टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, ऑल एग्जिस्टिंग टैक्सेस जैसे कि वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब क्या हो गया, गो अवे हो गया, चला गया, और ये सब आके जीएसटी में रिप्लेस हो गया, ठीक है, ये जीएसटी में रिप्लेस हो गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। स्टेट जीएसटी जिसको एसजीएसटी बोला जाता है, सेंट्रल जीएसटी जिसको सीजीएसटी के नाम से बोला जाता है, एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको आईजीएसटी के नाम से जाना जाता है। ये सब बात तो बेसिक्स ऑफ जीएसटी में भी बताया गया सर, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये टैक्सेस अंडर जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं अचानक से ये बेसिक बात फिर से क्यों कर दिया, ठीक है। और एक भी होता है जो यूनियन टेरिटरी वाला होता है ना, यूनियन टेरिटरी जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो जीएसटी एक हो गया आपका इंट्रास्टेट मूवमेंट का, जैसे मानो अगर वेस्ट बंगाल के अंदर ही गुड्स का मूवमेंट हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल में से फॉर एग्जांपल कोलकाता टू कहाँ लेके जाए, सिलीगुड़ी चलते हैं, ठीक है, नॉर्थ बंगाल में कोलकाता टू सिलीगुड़ी, इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट मूवमेंट जैसे कि कोलकाता टू मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में चला गया, वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र, स्टेट चेंज हो गया, इंटरस्टेट। तो जब इंटरस्टेट होता है, स्टेट बदल जाते हैं, तब इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। जब इंट्रास्टेट होता है तब सीजीएसटी या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक साथ चार्ज किया जाता है, ठीक है। अगर 18% है तो सीजीएसटी हो जाएगा 9%, एसजीएसटी हो जाएगा 9%, लेकिन जब आईजीएसटी होता है तो डायरेक्ट 18% दिखता है। ये सब आप लोग डे टू डे लाइफ में परचेस करने के टाइम पे ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस में देखते होंगे, है ना। अगर कोई इंटरस्टेट गुड्स आता है ना, आप देखिएगा उसमें पूरा का पूरा अमाउंट चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर इंटरस्टेट से आया है, मतलब सेम स्टेट से आया है, मतलब बंगाल में हो तो बंगाल से, बिहार में हो तो बिहार के अंदर से ही, तो उसमें 2 टैक्स चार्ज करते हैं और जो भी टैक्स अमाउंट होता है वो 50-50 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, ये सिस्टम है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इनपुट क्रेडिट वर्क्स अंडर जीएसटी, ठीक है। हाउ टू अवेल इनपुट क्रेडिट, ध्यान से सुनिए सर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। हाउ टू अवेल इनपुट क्रेडिट, टू पे जीएसटी, टू पे आईजीएसटी, take input tax credit from IGST, CGST and SGST paid on purchases. Take input tax credit from IGST, SGST and SGST paid on purchase.
To pay CGST, take input tax credit from CGST, IGST paid on purchase. To pay SGST, take input tax credit from SGST and IGST paid on purchase. मतलब अगर आप IGST पे कर रहे हो, IGST पे कर रहे हो तो IGST किसके साथ एडजस्ट करेगा? टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम IGST, मतलब IGST के साथ काम करेगा। मतलब अगर आपका IGST का क्रेडिट है तो IGST का क्रेडिट को आप IGST पे करने के टाइम पे यूज कर सकते हो। अगर आप IGST का पेमेंट कर रहे हो, आप CGST के साथ भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप SGST का कर रहे हो तो आप वहां से भी कर सकते हो। अगर आप CGST पे कर रहे हो तो CGST के लिए CGST एंड IGST, और जब आप SGST पे करोगे तो SGST एंड IGST। तो फिर कौन किसके साथ मैच नहीं किया यहाँ पर? बोलो सर। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में। एनसीईआरटी सीजीएसटी से मैच नहीं। थैंक यू सर। CGST SGST क्रेडिट मैच नहीं करता है, ठीक है। इसका ITC और इसका ITC मैच नहीं करता है। थैंक यू सर, आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। CGST का ITC SGST का ITC के साथ मैच नहीं करेगा, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो IGST दोनों को लेके चल सकता है, ठीक है। CGST IGST के साथ चला जाएगा और खुद के साथ भी चला जाएगा, ठीक है। SGST IGST के साथ चला जाएगा और खुद के साथ भी चला जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। ऐसे मैं बेसिक्स ऑफ GST जब मैं पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। ये जो एडजस्टमेंट इनका नहीं होता है ना ITC का, ये बेसिक्स ऑफ GST के अंदर भी मैंने करा के रखा। जो लोग बेसिक्स ऑफ GST किया है, तो नहीं किया तो शेयर करूंगा तो कीजिएगा एक बार, और यहाँ पर भी ITC चैप्टर के अंदर भी बताऊंगा। Suppose there is a seller, Mr. A sells goods to Mr. B. Here Mr. B is the buyer, will be eligible to claim credit and purchase based on the invoice. Let's understand. अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको, ये सब तो हो गया, ठीक है। सो खेल क्या है, ये पूरा प्रोसेस जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है, ठीक है। मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 मतलब कोई भी मतलब नॉर्मल जो क्रेडिट क्लेम करना होता है, मिस्टर ए विल अपलोड द डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइस इशूड इन GSTR 1, ठीक है। जो भी परचेस मतलब सप्लायर है वो GSTR 1 में अपलोड करेगा। फिर स्टेप 2 में क्या होता है, द डिटेल्स विल रिस्पेक्ट टू सेल्स टू मिस्टर बी विल ऑटो पॉपुलेटेड गेट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2A और GSTR 2B, ये नया आया है सर, ठीक है। द सेम डेटा विल बी पुल्ड व्हेन मिस्टर बी विल फाइल GSTR 2, दैट इज डिटेल्स इन इनवर्ड सप्लाई। जब मिस्टर बी अपना रिटर्न फाइल करेगा उसको GSTR 2 में ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करने के बाद पूल कर सकते हैं, दैट इज इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। जो परचेस सप्लाई हुआ है, इनवर्ड सप्लाई उसने किया है, परचेस किया है, उसका डिटेल्स वो करेगा। फिर आता है स्टेप 3, दैट इज मिस्टर बी विल देन एक्सेप्ट द डिटेल्स। मिस्टर बी मतलब रिसिपेंट एक्सेप्ट द डिटेल्स दैट परचेस हैज बीन मेड एंड रिपोर्टेड बाय द सेलर करेक्टली, एंड सब्सिक्वेंटली द टैक्स ऑन परचेस विल बी credited to electronic credit ledger of Mr. B and he can adjust its future against future output tax liability and get the refund। जो मैंने आपको बता दिया सर, ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है, ये और कुछ नहीं सर, ये जो पूरा खेल आपको समझाया गया था यही, ठीक है। देखो सिर्फ स्टेप वाइज पढ़ने से क्या लगता कि क्या चीज बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ये पॉइंट समझ गए थे तो फिर मुझे और कोई मुश्किल नहीं करना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया था ना, ये जो साइकिल है, ये साइकिल क्लियर था ना सबको? बोलिए सर, किसी को डाउट है इस साइकिल में? यही चीज स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके लिखा गया, ठीक है। बस और कुछ तो है नहीं बताने के लिए। ये जो है ये थोड़ा सा अपडेशन है, रिसेंट अपडेशन जो बजट में लिया गया है, इसका चर्चा मैं आपसे बाद में ही करे तो अच्छा है सर, ठीक है। अभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पूरा GST का डिटेल्स चर्चा करूंगा, उसके बाद ही मैं ये जो रिसेंटली जो एक सेक्शन ऐड हुआ है 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA, ठीक है, इसका बारे में 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स बिजनेस मस्ट क्लेम इनपुट क्रेडिट, ये सब बाद में चर्चा करेंगे सर, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है, मैं नोट्स में देके रखा, जैसे भी जरूरत होगा जिस पॉइंट में मैं इसका चर्चा करूंगा आपसे कि क्या रिसेंट अपडेट हुआ है, क्लेम में क्या बदलाव आया है। आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज, आगे का जो भी क्लासेस है उस पर बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो बस नेक्स्ट क्लास से केस स्टडीज वगैरह, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह सेक्शन वाइज, ठीक है, रेलिवेंट डेफिनेशन सेक्शन वाइज, कैलकुलेशन, एग्जाम्पल, सेक्शन 16 का डिस्कशन, सेक्शन 17 का डिस्कशन, 18 का डिस्कशन, बहुत कुछ बात करना है सर, ठीक है। तो ये सब आगे का चर्चा रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आगे का चर्चा कंप्लीट होगा, आप लोग ITC में एक्सपर्ट बनोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर पाओगे, GST में धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे,
आज इतना ही है सर क्लास। ठीक है, आज मैंने सोचा था इंट्रोडक्शन को ही अच्छे से बताते हैं, नया और कुछ आज स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आईटीसी का कैलकुलेशन, एग्जाम्पल और बाकी प्रोविजन वाइज, सेक्शन वाइज चर्चा करेंगे। बोलो सर, क्लियर है, समझ में आया? कोई डाउट मन नो में? सर। कैसा, किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ सर कुछ देर में। ठीक है, फिर टाटा फिर सबको। बाय सर। ओके सर, बाय सर। बाय बाय सर, बाय सर, गुड ओके नाइट। सर, बाय बाय सर, सर, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट सर, गुड नाइट।